हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम इतिहास के उस दौर की बात करेंगे जब दुनिया ने सबसे बड़ी आर्थिक तबाही देखी थी। एक ऐसा संकट जिसकी शुरुआत तो अमेरिका की चमक धमक से हुई, लेकिन जिसकी लहरों ने हजारों मील दूर भारत के गांव में बसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है 1929 की महामंदी की। ये सिर्फ शेयर बाजार के गिरने या बैंकों के डूबने की कहानी नहीं है। ये उस वैश्विक पतन की कहानी है जिसने देशों की सीमाएं लांघ दी, और ये उस औपनिवेशिक भारत की कहानी है जिसने इस संकट का बोझ किसी और से कहीं ज्यादा उठाया। 1920 का दशक अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के लिए यह गर्जन वाले 20 यानी रोरिंग 20s का दौर था। हर तरफ खुशहाली का माहौल था, उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे और शेयर बाजार आसमान छू रहा था। लेकिन इस चमक धमक के नीचे एक आर्थिक तूफान पनप रहा था। ये समृद्धि कर्ज पर आधारित थी और शेयर बाजार में बेहिसाब सट्टेबाजी चल रही थी। और फिर आया 29 अक्टूबर 1929 का वो दिन जिसे इतिहास ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। निवेशकों का भरोसा टूट गया और देखते ही देखते अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में डूब गई। लेकिन यह सिर्फ शेयर बाजार का पतन नहीं था, इसके पीछे कई कारण थे। पहला, फैक्ट्रियों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा था, लेकिन लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरा, अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था बेहद कमजोर थी। जब बाजार गिरा तो हजारों बैंक दिवालिया हो गए। तीसरा, अमेरिका ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामानों पर भारी टैक्स लगा दिए, जिसे स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट कहते हैं। जवाब में दूसरे देशों ने भी अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगा दिए। इस व्यापार युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लगभग ठप कर दिया। यह अमेरिकी संकट अब एक वैश्विक संकट बन चुका था। 1929 से 1932 के बीच दुनिया की कुल जीडीपी में 15% की भारी गिरावट आई। जर्मनी जैसे देशों में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे हिटलर और नाजी पार्टी के उदय का रास्ता साफ हुआ। सवाल ये है कि अमेरिका और यूरोप का यह संकट हजारों मील दूर भारत कैसे पहुंचा? इसका जवाब छिपा है भारत की औपनिवेशिक स्थिति में। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कच्चे माल जैसे कपास, जूट और गेहूं के एक बड़े निर्यातक के रूप में बदल दिया गया था। भारत का काम था ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल भेजना और वहां से बने बनाए सामान को खरीदना। जब महामंदी ने पश्चिमी देशों में मांग को खत्म कर दिया तो इसका सीधा और विनाशकारी असर भारत के निर्यात पर पड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत का कुल व्यापार लगभग आधा रह गया। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। भारत की आर्थिक नीतियां लंदन से तय होती थी। भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से एक निश्चित दर पर बंधा हुआ था। जब संकट आया तो दुनिया के कई देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया ताकि उनका निर्यात सस्ता हो जाए। लेकिन ब्रिटिश राज ने रुपये का अवमूल्यन करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटेन को भारत से मिलने वाले होम चार्जेस यानी प्रशासनिक और सैन्य खर्चों का मूल्य कम हो जाता। ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भारतीय किसानों और व्यापारियों को वैश्विक बाजार में बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। महामंदी का सबसे गहरा और दर्दनाक असर भारत के गांव पर पड़ा, जहां देश की आत्मा बसती थी। ये किसानों के लिए एक कैची संकट यानी सीजर्स क्राइसिस था। एक तरफ उनकी फसलों की कीमतें जमीन पर आ गिरी। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गईं। बंगाल के जूट किसानों के हालात तो और भी बदतर थे, जहां कीमतों में 60% से ज्यादा की गिरावट आई। और दूसरी तरफ उनके खर्चे, खासकर अंग्रेजी सरकार को दिए जाने वाला लगान, उतना ही बना रहा। सरकार ने किसानों की बिगड़ती हालत के बावजूद लगान वसूली में कोई छूट देने से इनकार कर दिया। आय खत्म हो चुकी थी, लेकिन लगान चुकाना जरूरी था। इस दोहरी मार ने किसानों को साहूकारों के दरवाजे पर पहुंचा दिया और वे कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन था। जब कर्ज चुकाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो किसानों को अपनी आखिरी संपत्ति बेचनी पड़ी, अपने परिवार की महिलाओं के सोने चांदी के जेवर। ये संकट का सोना यानी डिस्ट्रेस्ड गोल्ड बड़ी मात्रा में भारत से ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं था, ये भारत के गांव से ब्रिटेन की ओर धन का एक विशाल हस्तांतरण था। भारत का सोना ब्रिटेन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा था, जबकि भारत का किसान और भी गरीब होता जा रहा था। ये एक अजीब विरोधाभास था, जहां एक तरफ पूरा ग्रामीण भारत तबाह हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक शहरी भारत था जिसे इस मंदी से फायदा हो रहा था। शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और जमींदार जिनकी आय निश्चित थी, उन्होंने पाया कि चीजों के दाम गिरने से उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ गई है। उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा था, जबकि गांव का किसान भूखा मर रहा था।
इतना ही नहीं, इस मंदी का एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ। विदेशी सामान महंगा होने और आयात घटने की वजह से भारतीय घरेलू उद्योगों को बढ़ने का मौका मिला। कपड़ा, चीनी और स्टील जैसे भारतीय उद्योगों ने घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की। इस तरह महामंदी ने भारत के भीतर एक गहरी खाई पैदा कर दी। एक तरफ गरीब होता कृषि प्रधान भारत और दूसरी तरफ उभरता हुआ शहरी औद्योगिक भारत। 1929 की महामंदी सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, एक राजनीतिक चिंगारी थी जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई आग दे दी। गांव में फैला गुस्सा और असंतोष अब राजनीतिक रूप ले रहा था। किसानों ने पहली बार अपनी गरीबी को सीधे तौर पर अंग्रेजों की नीतियों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया था। इसी माहौल में 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के मुद्दे सीधे तौर पर आम लोगों की आर्थिक तकलीफों से जुड़े थे। नमक पर टैक्स का विरोध या लगान न देने का अभियान, इन सभी ने किसानों और गरीबों को आंदोलन से जोड़ दिया। नमक, जो हर भारतीय की जरूरत थी, ब्रिटिश शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। दांडी मार्च सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये औपनिवेशिक सत्ता के आर्थिक शोषण के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। इस आर्थिक संकट ने स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसा जन आधार दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं, बल्कि आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। 1929 की महामंदी की विरासत भारत के लिए बहुत गहरी और स्थायी थी। आर्थिक रूप से इसने ग्रामीण भारत को तबाह किया, लेकिन अनजाने में ही सही, इसने घरेलू उद्योगों की नींव भी रखी। राजनीतिक रूप से इसने स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया और उसे एक जन आंदोलन में बदल दिया, और वैचारिक रूप से इसने आजाद भारत के नेताओं के मन में वैश्विक पूंजीवाद के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। उन्होंने सीखा कि वैश्विक बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। इसी अनुभव ने स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक नीति को आकार दिया। आत्मनिर्भरता और राज्य निर्देशित विकास पर जोर दशकों तक भारत की रणनीति का हिस्सा रहा। इस तरह 1929 की महामंदी भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं थी, ये एक युगांतकारी घटना थी जिसने भारत के आर्थिक और राजनीतिक रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे वैश्विक घटनाएं एक राष्ट्र के भाग्य को आकार दे सकती हैं और कैसे आर्थिक संकट राजनीतिक क्रांति को जन्म दे सकता है।